जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के एग्जाम को देखते हुए 7 फेज मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से सेशन होने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको आज का क्वेश्चन लाया गया है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ये सवाल है। बिल्कुल एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित सवाल रहने वाला है और यही पैटर्न आपके एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है ना। और इस पेपर को आप महसूस करें असली परीक्षा। जी बिल्कुल, आप यही पैटर्न देखने को आपको मिलेगा आपके एग्जाम में। यकीन मानिए, भरोसा करिए, इससे ज्यादा लेवल हाई नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और अगर सीखने को नहीं मिला तो फिर भी आपको प्रैक्टिस करने का बहुत शानदार और सुनहरा मौका मिलने वाला है। तो अंत तक बने रहिएगा, है ना। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए ताकि जो भी आपको यूनिक या बेस्ट अप्रोच दिखाई दे तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे, ठीक है ना। आगे देखिए, ये रहा आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। बोला है कि इसका मूल्यांकन करें। कैसे मूल्यांकन करेंगे तो देखिए इसका ट्रिक देखिए, शानदार, बहुत शानदार ट्रिक है और बिल्कुल एक झटके में चटका दीजिएगा। देखिए ये सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे हैं बात? बहुत शानदार। तो देखिए ये माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो गया, ये दोनों दोनों माइनस कैंसिल हो गया, ये भी माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो गया, एक माइनस बच गया तो रहेगा एक माइनस, रहेगा ना। बहुत शानदार। अब देखिए 3 दूना 6, 6 चुका 24, 24 हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ 6 5 जा 30 यानी 6 5 30, 24 तिहाई होता है 72 और एक जीरो है तो एक जीरो, पहले माइनस है तो माइनस, तो माइनस 720 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। माइनस 720 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। बिल्कुल एक झटके में आपने चटका दिया, बिल्कुल एक झटके में। इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आई और एक एक झटके में आप चटकाते हुए चलेंगे हर सवाल को ऐसे ही। यकीन मानिए आपके दिलो दिमाग में सेट कर जाएगा हर क्वेश्चन का कंसेप्ट और हर क्वेश्चन का ट्रिक, ठीक है ना। आपका दिल को छू जाएगा ये कंसेप्ट, ठीक है ना। तो बने रहिए अंत तक, सब कुछ मिलने वाला है। देखिए सवाल में कह रहा है कि इसका भी मूल्यांकन करें, तो देखिए यहां पर क्या करना है। देखिए ये प्लस में 3 है, ये माइनस में 3 है, दोनों कैंसिल हो गया, हो गया कैंसिल। बहुत शानदार। इस तरह के सवाल में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मिडिल ब्रैकेट को और तब बिग ब्रैकेट को या ग्रेटेस्ट ब्रैकेट को, ठीक है ना। देखिए यहां हो गया -6 और यहां है माइनस, ब्रैकेट है तो माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 3 और 6 मिलकर कितना हो गया? तो 9 हो गया। क्या हो गया? 9 हो गया। अच्छा एक बात बताइए कि यहां पर 4 में से 9 जाएगा तो कितना होगा? तो कहिएगा कि ये 5 माइनस है तो 5 माइनस हमने लिख दिया, और 4 में से 9 घटाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है तो -5 मिलेगा। मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जब 4 में से 9 घटाएगा ना बाबू तो -5 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, माइनस माइनस गुणा होगा क्योंकि ब्रैकेट है तो माइनस माइनस गुणा करने पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 5 5 जा 25। ये ब्रैकेट का मतलब होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है कितना बाबू? अच्छा यहाँ पर जोड़ना था ना, माफी चाहेंगे, यहाँ माइनस था ना और ये माइनस माइनस हो जाएगा कितना बाबू? प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 5 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि 10 हो जाएगा और यही 10 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 10 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है और एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए सवाल में क्या कहता है, आराम से देखते चलिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। सवाल में कहा है कि सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक आदमी ने सोने को 3:2 के अनुपात में तोड़ दिया और उसे 3600 रुपये का नुकसान हुआ।
सोने की प्रारंभिक कीमत निकाले। अब शानदार ट्रिक देखिए, सवाल को चटकाने का शानदार ट्रिक देखिए। एक बात बताइए, सोने का वजन का अनुपात दिया है, वजन का अनुपात दिया है कितना बाबू? तो कहेगा कि 3:2। अच्छा, ये जब तक ये नहीं टूटा हुआ था, जब तक ये नहीं टूटा हुआ था 3 और 2 मिलकर 5 था। तोड़ने के बाद 3:2 हुआ है, लेकिन जब तक नहीं टूटा था तो 3 और 2 मिलकर कितना था? 5 था। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो कीमत है, इसकी जो कीमत है वो बोला है कि इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का एक्स स्क्वायर 9 और 2 का एक्स स्क्वायर 4, इधर 5 का एक्स स्क्वायर 25। बात समझ में आ गई? बहुत शानदार। यानी शुरुआती दौर में इसकी कीमत कितना यूनिट थी? तो कहेगा 25 यूनिट थी। कीमत कितनी थी? 25 यूनिट थी। अच्छा, यहां पर तोड़ने के बाद कीमत कितना हो गया? तब 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13 यूनिट हो जाएगा। 9 और 4 कितना हो गया? 13 हुआ। शुरुआती दौर में इसकी कीमत 25 यूनिट था, तोड़ने के बाद कीमत हो गया है 13 यूनिट। कितने की नुकसान हुई है? तो कहेगा कि 25 में से 13 जाएगा तो 12 यूनिट, यानी आपके हिसाब से 12 यूनिट का नुकसान हुआ है। जबकि क्वेश्चन बोला है कि 3600 रुपया का नुकसान हुआ है, तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। तो 12 एकम 12 हो गया और 12 तिहाई 36 हो गया, 00 है तो 00, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 300। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 300, तो बोला है कि प्रारंभिक कीमत, तो प्रारंभिक कीमत कितना था? यही तो है 25 यूनिट, तब 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तब 25 तिहाई 75 हो जाएगा, यानी 7500 रुपया हो गया प्रारंभिक कीमत। उस सोने के शुरुआती दौर में कीमत कितनी थी? तो 7500 रुपया थी। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे बेस्ट ट्रिक यही है, सबसे आसान तरीका यही है। इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? सवाल देखिए अगला, अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है। सवाल को चटकाने का तरीका देखिए, क्या बोला है कि 16,000 रुपया पर 1 वर्ष और 4 महीने के लिए 12.5% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक। प्रिंसिपल है आपका 16,000, प्रिंसिपल कितना है? 16,000 है। ठीक है। अच्छा, इसमें बोला है इस प्रिंसिपल का 16,000 2 साल का डायग्राम कैसे होता है? तो ऐसे होता है, यहां एक बॉक्स बनता है, एक बॉक्स यहां बनता है और एक बॉक्स नीचे बनता है। ये बात पहले मैंने बता दिया है कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का निकालने का डायग्राम ये होता है। बोला है कि 12.5% का क्या हो रहा है? ब्याज देना पड़ रहा है। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी 16,000 का 1/8 कितना होगा? यहां भी 1/8 कितना होगा? तो 8 से भाग देंगे 16,000 में तो 2,000 हो गया। यहां भी 8 से भाग देंगे दूसरे साल, ये पहले साल ये दूसरे साल, दूसरे साल में भी 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। ठीक है। चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो फिर इसका ब्याज देना पड़ेगा 12.5% का। तो 12.5% का मतलब 1/8, तो इसका भी 1/8 निकालेंगे। 8 से भाग देंगे, 8 दूना 16, 4 बचेगा 40, 8 बचे 40 और 1 0 है तो 1 0, इतना हो गया। अब बोला है सवाल में कि आपको जो ब्याज निकालना है वो 1 साल, बोला है 1 साल यानी 1 वर्ष और 4 महीना के लिए, 4 महीने के लिए निकालना है। अब समझिए बात। तो ये चूंकि फर्स्ट ईयर का है, यही फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर का पूरा 2,000 ले लेंगे, फर्स्ट ईयर का पूरा 2,000 लेंगे। लेकिन सेकेंड ईयर का जो ये ब्याज मिला है, सेकेंड ईयर का ये ब्याज टोटल, इसका 4 महीना के लिए ही जोड़ेंगे, 4 महीना के लिए बोला है। तो 2,000 और 2,500 मिलकर कितना हो, सॉरी 2,500, 2,000 और 2,500 मिलकर हो गया 2,250। कितना हो गया? 2,250। लेकिन 4 महीना का निकालना है, तो 4 महीना को साल में बदलिए, तो साल में बदलने के लिए 12 से भाग देना पड़ेगा।
4 से काटिए, एक बार में 4 3 बार यानी 1/3, यानी जो भी आया है पैसा यहाँ पर 2250 उसका 1/3 निकाल देंगे और तब इस 2000 में जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो दूसरे साल का पैसा लेना है ना 4 महीना का लेना है। तो 3 से काटिए, 3 7 21 3 5 15, तो 750 यहाँ और 2000 यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल CI चक्रवृद्धि ब्याज, तो कहेगा 2750 हो जाएगा। 2000 यहाँ और 750 यहाँ मिलकर कितना हो गया 2750 हो गया, 2750 हो गया, ये काट दीजिए 2750 हो गया, 2750 आपके सवाल का आंसर हो गया, 2750 आपके सवाल का आंसर हो गया है ना। देख लीजिएगा ऑप्शन एरर है बाबू, ऑप्शन मेरे ख्याल से एरर है, ठीक है ना, ऑप्शन एरर है, 2750 रुपया आपके सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला कितना प्यारा है सवाल, और इसको भी कैसे चटकाएंगे वही तरीका है। देखो सवाल में कहता है कि 6000 रुपया पर एक वर्ष 73 दिन के लिए अब निकालना है, एक साल 73 दिन का निकालना है, और ब्याज देना पड़ा है 10% प्रति वर्ष की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसका भी ट्रिक वही है, ट्रिक सवाल को चटकाने का वही तरीका है। प्रिंसिपल कितना है तो कहेगा कि 6000 है, प्रिंसिपल कितना है 6000 है, ठीक है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है निकालने का ट्रिक, यही ट्रिक होता है, अभी बताए थे 2 साल का निकालने का यही ट्रिक होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। अच्छा 10% की बात बोला है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी इस 6000 का 1/10 फर्स्ट ईयर का निकलेगा, सेकेंड ईयर का भी 1/10 निकलेगा। तो 10 से भाग देंगे 6000 में तो कितना होगा 600 होगा, यहाँ भी 600 होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो इसका भी 1/10 निकालेंगे, तो 10 से 600 में भाग देंगे तो कितना होगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए आप, ठीक है। देखिए तरीका क्या है, आगे हमने बताया कि 1 साल पूरा लेना है, 1 साल का पूरा ब्याज लेना है 600, 1 साल का पूरा ब्याज लेना है 600, ठीक है। और दूसरे साल का 73 दिन का लेना है, दूसरे साल का ब्याज कितना है 600 और 60 मिलकर 660 हो गया। लेकिन याद रखिए कि ये जो ब्याज लेना है 660 ये 73 दिन का लेना है, कितना दिन का लेना है 73 दिन का, क्योंकि सवाल में बोला है 1 साल 73 दिन, तो 1 साल का तो ब्याज 600 पूरा हो गया, लेकिन दूसरे साल में जब जाएंगे 600 और 60 जोड़ेंगे तो 660 हो गया, इसका 73 दिन का लेना है। 73 दिन को साल में बदलिए, 1 साल में कितना दिन होता है 365, काटिए एक बार में, ये 5 बार में 1/5 हो गया। तो इस 660 का 1/5 निकालेंगे, इस 660 का 1/5 निकालेंगे, 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 3 15 और 5 दूना 10, यानी 132 यहाँ और 600 यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा CI, तो 732 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 732 आपके सवाल का आंसर हो गया, 732 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन कौन हो गया बाबू, तो कहेगा कि ऑप्शन हो जाएगा बी, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया, चटकाया ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल भी बड़ा ही प्यारा है और एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल में बोला है कि सबसे बड़ी भीन निकालें। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, सबसे बड़ी भीन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करें, अंश और हर का अंतर निकालें। अंतर मतलब कि 13 और 16 में कितना का अंतर है, ये अंश है ये हर है, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का अंतर डिफरेंस निकालेंगे तो 16 में से 13 जाएगा तो 3 होगा, ठीक है। अच्छा 11 और 14 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। अच्छा 8 और 11 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। अच्छा 16 और 13 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। अब याद रखिए जब भी अंतर सेम हो, जब भी अंश और हर का अंतर सेम हो, जब भी अंश और हर का अंतर जो है वो क्या है बाबू, अगर सेम हो तो हम निर्णय करेंगे बड़ा और छोटा। बड़ी भीन और छोटी भीन का निर्णय कैसे करेंगे, तो हम निर्णय करेंगे उसके अंश को देखकर, अंश को देखकर, अंश के अनुसार हम निर्णय कर लेंगे कि कौन बड़ी है। तो ऊपर देखिए यहाँ 13 है, 11 है, 8 है, 16 है, तो 8 11 13 16 में सबसे बड़ी कौन है, तो कहेगा 16 है, तो यही 16 आपके सवाल का आंसर हो गया।
यही 16/13 आपके सवाल की, ये पूरा का पूरा भिन्न आपका बड़ी हो जाएगी, यानी 16/13 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यही बड़ी भिन्न है, यही क्या है बाबू, सबसे बड़ी भिन्न है, यही सबसे बड़ी भिन्न है। और सबसे छोटी भिन्न कहता तो 8/11 हो जाता, 8/11 हो जाता, 8/11 हो जाता ना। बहुत शानदार ट्रिक है ना, बहुत शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल कितना प्यारा है, ये भी वैसा ही है। इसमें भी अंश और हर का अंतर देखेंगे। पहला हमारा काम रहेगा अंश और हर का अंतर देखना। तो देखो 32 और 35 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। अच्छा 11 और 14 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। अच्छा 35 और 38 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 43 और 46 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। यहां भी अंतर सेम है। अंतर क्या है बाबू, अंतर कहिएगा सेम है। तो अब हम सबसे छोटी और सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्न का पता लगाने का तरीका यह है कि अंश को देखकर आपको पता लगाना है कि कौन सबसे छोटी भिन्न है। तो यहां देखिए 32, 11, 35 और 43 में सबसे छोटी कौन है, तो 11 है। इसका मतलब 11/14 आपके सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। 11/14 आपका सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर हमेशा सेम ही अंतर आएगा, अगर अंतर सेम न आए, अगर अंश और हर में सबका अंतर सेम न आए तब क्या करेंगे। ये प्रश्न आपके दिमाग में भौरों की तरह जरूर घूम रहा होगा कि हमेशा अंतर सेम ही क्यों आएगा। ऐसा भी कंडीशन आ सकता है जब अंतर सेम न रहे, तो उसका भी उपाय है मेरे पास। आप अगले सवाल में देखिए, अगला सवाल देखिए, इसमें भी पता लगाना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है। यहां पर अंतर देखिए 31 और 37 में कितना का अंतर है, 6 का अंतर है, ठीक है। अच्छा यहां पर 28 और 36 में कितना का अंतर है, 8 का अंतर है, बहुत शानदार। अच्छा 43 और 55 में कितना का अंतर है, तो कहेगा कि 12 का अंतर है, बहुत शानदार। अच्छा 61 और 65 में कितना का अंतर है, तो कहेगा कि 4 का अंतर है। इतना बात क्लियर हो गई होगी। 31 और 37 में 6 का अंतर है, 28 और 36 में 8 का अंतर है, और 43 और 55 में 12 का अंतर है, और 61 और 65 में 4 का अंतर है। अब अगला ट्रिक समझिए कैसे चटकाएंगे। अगला बात, अब यहां पर अंतर सेम नहीं है, यहां पर अंश और हर का अंतर जो है वो सेम नहीं है, अंतर सेम नहीं है, अंतर सेम नहीं है। तो अब क्या करेंगे उस परिस्थिति में, अब क्या करेंगे तो समझिए। इस परिस्थिति में करेंगे कि जो अंतर आया है ना 6, इसी से हम अंश में भाग दे देंगे, यानी 6 से 30 में भाग देंगे तो 6 पचे 30 हो गया और 10 बचेगा, 6 एकम 6 हो गया, लगभग 5.1 आ गया। यहां पर अंतर है 8, 8 से 28 में भाग देंगे अंश में, तो 8 चौका हो गया 32, 8 त्रिका हो गया 24, 8 त्रिका 24 हो गया, बचेगा 4, तो 8 पचे 40, 3.5 आ गया। यहां पर है अंतर 12, 12 से 43 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 12 तिहाई 36 हो गया, बचेगा कितना, तो 7 बचेगा, तो 12 पचे 60 हो जाएगा, 12 पचे 60 होगा। यहां पर 12 से भाग देंगे तो 12 तिहाई 36 हो गया, तो 36 घटाएंगे 43 में से तो बचेगा 7 मतलब 70 हो गया, तो 12 से भाग देंगे 70 में, तो 12 पचे हो गया 60, 5 हो गया। फिर आगे आएगा 12 से भाग देंगे तो 12 बटे 96, 5 3.58 आ गया। अब यहाँ है अंतर 4, 4 से 61 में भाग देंगे तो 15 कुछ आएगा, 15 कुछ आएगा। इसका मतलब 5.1, 3.5
और 3.58, यहाँ 15 दशमलव कुछ है, तो सबसे बड़ी कौन है 15। तो 15 बड़ी हो गई, मतलब 61/65 आपका बड़ी भिन्न हो गई। 61/65 आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो गई और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। हो सकता है समझने और समझाने में हमें वक्त लगा, लेकिन एक बार हैबिट में आ गया ना बाबू, तो एक झटके में चटकाइएगा। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ट्रिक और अप्रोच बेहतर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है सवाल में कि एक वार्षिक परीक्षा में गणित के विषय में अंकिता को एकता से 10% कम अंक प्राप्त होते हैं। अंकिता को 81 अंक प्राप्त होते हैं, एकता को प्राप्त अंक निकालें। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक परीक्षा है, ठीक है, उसमें गणित के विषय में अंकिता को एकता से 10% अधिक अंक प्राप्त होता है। इधर हो गया अंकिता, एक तरफ हो गई अंकिता और दूसरी तरफ हो गई एकता, और एकता से 10% अधिक अंकिता को है। अच्छा एक बात बताइए कि 10% का वैल्यू होता कितना है, तो कहेगा कि 1/10 होता है। 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है। इसका मतलब एकता का अगर 10 है यूनिट, एकता का 10 है तो अंकिता का 10 और 1 मिलकर 11 हो गया। अंकिता को 10 और मिलकर 1 मिलकर कितना हो गया 11 यूनिट हो गया। अब कम है, माफी चाहेंगे कम है, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 9 होगा। यहां पर माफी चाहेंगे अधिक नहीं बोला है, कम बोला है, तो हम 10 में से 1 कम करेंगे तो 9 यूनिट हो गया। अंकिता का 9 यूनिट हो गया। अच्छा एक बात बताइए, बोला है अंकिता को 81 अंक प्राप्त होता है। आपके हिसाब से अंकिता को 9 अंक मिलता है और क्वेश्चन के हिसाब से नहीं 81 अंक मिलता है। आपके हिसाब से अंकिता को 9 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से अंकिता को 81 अंक मिलता है। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, तो 9 से 81 आने में कितना गुना है 9 गुना है, तभी तो 9 9 में गुना होगा तो 81 होगा। तो एकता में भी 9 से गुना कर दीजिए, तो 9 दही कितना हो गया 90 हो गया। यानी एकता को कितना अंक प्राप्त हुआ, तो कहेगा कि 90 अंक प्राप्त हुआ। एकता को कितना अंक प्राप्त हुआ, तो कहेगा कि 90 अंक प्राप्त हुआ। ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी हो गया आपके सवाल का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है। देखिए क्या कहता है। सवाल में कहता है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:5 है। 2 धनात्मक संख्या है, ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। दोनों संख्याओं का अनुपात 3:5 है, ठीक है। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक देखिए कितना शानदार है। इन दोनों संख्याओं का औसत, अच्छा आपके हिसाब से इन दोनों संख्याओं का एवरेज कितना है, आपके हिसाब से इन दोनों संख्याओं का एवरेज कैसे निकलता है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो 5 और 3 मिलकर कितना हुआ 8 हुआ। तो 8 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 4 होगा। अरे 3 और 5 मिलकर 8 होता है, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 यूनिट, ये एवरेज हो गया। अच्छा आपके हिसाब से एवरेज 4 हुआ और क्वेश्चन के हिसाब से एवरेज 48 दिया है। क्वेश्चन के हिसाब से एवरेज 48 है, आपके हिसाब से एवरेज 4 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 48। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 4 से काटेंगे 1 बार में जाएगा और 4 से काटेंगे 12 बार में जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 12। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 12। बोला है कि संख्याओं का अंतर बताइए, तो यही तो दोनों संख्याओं का अनुपात है। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो कहेगा 5 और 3 में 2 यूनिट का अंतर है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 12 तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 से गुणा कर देंगे
तो 12 दूना 24 हो जाएगा। यानी दोनों संख्याओं में 24 का अंतर है। दोनों संख्याओं में कितना का अंतर है बाबू? 24 का अंतर है। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल भी बड़ा ही प्यारा है और एग्जाम ओरिएंटेड है। एक एक झटके में चटकाइएगा और बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए सवाल में कहता है कि ए की कार्य कुशल बी से दुगुनी है। यानी ए की जो क्षमता है काम का वो बी से दुगुना है। अगर बी का 1 मानेंगे तो ए हो जाएगा 2, यानी दुगुना हो गया। ठीक है। अच्छा, दोनों मिलकर किसी कार्य को 32 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है? तो दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं? तो कहेगा 2 और 1 मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं। और दोनों मिलकर कितना दिन काम करते हैं? तो सवाल में बोला है 32 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं और दोनों मिलकर 32 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क निकालने का तरीका यही होता है कि इफिशियंसी में टाइम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे समय से। तो इफिशियंसी कितना था? तो 2 1 मिलकर 3, क्षमता, ये क्षमता है। ये दोनों की क्या है? क्षमता का अनुपात दिया है। ठीक है। और यहां सवाल में 32 दिन बोला है तो हमने क्षमता में टाइम से गुणा कर दिया 32 से। तो ये टोटल वर्क निकल गया। अब करना किसको है? तो बी को अकेले करना है। बी को काम अकेले करना है। तो टोटल वर्क कितना है? तो टोटल वर्क है 3 × 32। अब बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? तो कहेगा 1 यूनिट काम करता है। तो 1 से भाग दे देंगे तो 32 यही कितना होता है? 96 होता है। और यही 96 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 96 आपके सवाल का आंसर हो गया। मतलब बी अगर अकेले उस काम को करता है तो 96 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा। 96 दिन में उस काम को कंप्लीट वो कर देगा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आ गई ना? अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है और एक एक झटके में चटकाने वाला सवाल है। देखो कहता है कि 9 लेख की बिक्री मूल्य 15 लेख के लागत मूल्य के बराबर है। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक। 9 लेख का बिक्री मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 9 लेख का 9 आर्टिकल है, उसका सेलिंग प्राइस जो है वो 15 आर्टिकल के यानी 15 लेख के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य मतलब सीपी यानी कॉस्ट प्राइस के साथ क्या है? बराबर है। तो बराबर हमने कर दिया। 3 से 3 बार में कटेगा और 3 से 5 बार में कटेगा। यानी सेलिंग प्राइस 5 हो गया और कॉस्ट प्राइस 3 हो गया। यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर रेशियो निकाले तो कॉस्ट प्राइस हो गया 3 यूनिट और सेलिंग प्राइस हो गया 5 यूनिट। इसका मतलब कि बोला है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो 3 में खरीद कर 5 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है ना? बिल्कुल प्रॉफिट हो रहा है। तो एक बात बताइए, 3 में खरीद कर 5 में बेचिएगा तो कितना का लाभ होगा? तो कहिएगा 2 का लाभ होगा। 3 में खरीद कर 5 में बेचेंगे 2 का लाभ होगा। कितने पे? 3 पे। तो 100 पर कितना होगा? तो 2 में 100 से गुणा करेंगे तो 200 हो गया और 200 में 3 से भाग देंगे तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18.6, 66.66 आपका परसेंट आपके सवाल का आंसर हो गया। इतना परसेंट लाभ होगा। 66.6% क्या होगा बाबू? लाभ होगा। ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखेंगे कैसे चटकाएंगे। देखिए सवाल में क्या कहता है? कहता है कि सरल करें। क्या करें? सरल करें। देखिए 0.3 पर एक रिंग है, फिर प्लस 0.5 पर एक रिंग है, प्लस 0.7 पर एक रिंग है। एक ट्रिक आप याद रखिए, कंसेप्ट याद रखिए कि जब भी आपको 0.x पर एक रिंग हो तो हम x/9 लिखेंगे। एक अंक पर एक रिंग हो तो 1 9,
जब भी आपको 0.100y पर एक रिंग हो, 2 अंकों पर एक रिंग हो तो नीचे 100y99 आएगा, 3 अंकों पर एक रिंग हो तो 999 नीचे आएगा। इस तरह तो यहाँ इसको लिख सकते हैं क्या 3/9, क्योंकि एक अंक पर एक रिंग है तो 1 9 प्लस 5/9 5/9, क्योंकि एक अंक पर एक रिंग है। यहाँ 0.7 पर एक रिंग है मतलब 7/9। अब देखिए नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला ऐड कर देंगे तो 3 और 5 8, 8 और 7 15, और नीचे हो जाएगा 9, सब जगह दिखाई दे रहा है तो 9। 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 3 9, यानी 5/3 आपके सवाल का आंसर हो गया। 5/3 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल, अगला एक और कंसेप्ट समझिए कि मान लीजिए कि अगर 0.xyz और केवल yz पर एक रिंग हो, अगर केवल yz पर एक रिंग हो तो कैसे चटकाएंगे। तो इसका तरीका क्या है कि xyz तीनों का तीनों लिख लीजिए, पहले तीनों का तीनों लिख लीजिए। आज जिस अंक पर एक रिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। x पर एक रिंग नहीं है तो x घटाइए, ठीक है। अच्छा, जितने अंकों पर एक रिंग है उतना 9 दे दीजिए, दे दिए। आज जितने अंकों पर एक रिंग नहीं है उतना 0, एक अंक पर एक रिंग नहीं है तो 1 0। ये तरीका होता है चटकाने का सवाल को। देखिए यहां भी वही बात बोला है, 0.423 केवल 23 पर एक रिंग है। तो इसका तरीका यह है कि 423 है तो 423 पहले लिखिए, माइनस करिए 4 को जिस पर एक रिंग नहीं है तो 4 हमने माइनस कर दिया। जितने अंकों पर एक रिंग है उतना 9, 2 अंकों पर एक रिंग है इसलिए 2 9, एक अंकों पर एक रिंग नहीं है इसलिए 1 0, ठीक है। घटाएंगे तो 423 में से 4 घटाएंगे तो 419 होगा। कितना होगा? 419 होगा। नीचे 990 है तो 990 रहेगा, 990 है तो 990 रहेगा। 419/990 आपके सवाल का आंसर हो गया। 419/990 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए कैसे चटकाएंगे। देखो सवाल में क्या कहता है कि षटभुज के सभी अंतः कोणों का योग डिग्री में क्या होगा। षष्टभुज ये बोला है, देखिए ये षष्टभुज होता है, ठीक है। ये षष्टभुज होता है 1 2 3 4 5 6। अब बोला है कि इसके अंतः कोणों का योग कितना होगा। ये जो अंतः कोण है इसका योग कितना होगा। तो शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको चटकाने आ जाएगा। कितनों भुजाओं का आपके पास फिगर दिया हो, ठीक है, और उसका कोणों अंतः कोणों का योग निकालना हो तो सीधा एक ट्रिक याद रखिएगा। क्या बाबू? तो n - 2 इंटू 180 डिग्री, n - 2 इंटू 180 डिग्री। अब ये n क्या है? तो n भुजाओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 भुजा है तो n के जगह पर 6 हो जाएगा। -2 है तो -2 इंटू 180 डिग्री है तो 180 डिग्री। अब एक बात बताइए कि 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 4 होगा। 4 में 180 से गुणा करेंगे तो 18 चौका 72 हो जाएगा, 720 डिग्री हो जाएगा। 720 डिग्री आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 720 डिग्री इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। जब भी कितनहु हेक्सागन बोले, ऑक्टागन बोले, जो भी बोले, षष्टभुज अष्टभुज षष्टभुज कितनहु पूछे, आप भुजाओं को गिन लीजिएगा
और उतना ही n के जगह पर रख कर वैल्यू इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, आंसर आपके सामने दिखने लगेगा, आंसर आपके सामने दिखने लगेगा। ठीक है ना। तो बस आज का सवाल इतना ही था, है ना। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर बेहतर लगा हो तो सब लोग लाइक जरूर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे, और अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से प्रत्येक दिन मिलता रहे। ठीक है ना। तो आप अपना ख्याल रखेंगे, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।